सो हे एवरीवन, हम पिछले वीडियो में ब्लेंडर के इंटरफेस को डिस्कस कर रहे थे। हमने ये देखा कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर 3 एरियाज में डिवाइडेड है, 3D व्यूपोर्ट, आउटलाइनर पैनल और प्रॉपर्टीज पैनल। उसके बाद हमने देखा कि 3D व्यूपोर्ट क्या है, 3D व्यूपोर्ट में आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, 3D व्यूपोर्ट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हमने देखा, जैसे सेलेक्टिबिलिटी, विजिबिलिटी के ऑप्शन को हमने देखा। देन उसके बाद हमने गिज्मोस को देखा, देन उसके बाद हमने एक्सरे मोड को देखा, देन उसके बाद हमने सॉलिड मोड को देखा। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली 3D व्यूपोर्ट में ही और सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। तो मैंने एक टॉपिक वाइज मैंने लिख रखा है कि मैं कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद एड-ऑन्स के बारे में समझाऊंगा कि एड-ऑन्स क्या होती है, कैसे एड-ऑन आपकी काम को और ज़्यादा फास्ट कर सकता है, आपके टाइम को सेव कर सकता है। इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। देन हम ये देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू क्या है। इनिशियल वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा समझा था, आज हम इसे एक्चुअल में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देन उसके बाद हम एडिट मोड के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद हम शायद आज इतने ही तक हम करेंगे, ओके, एडिट मोड तक। देन उसके बाद हम लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो चलते हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को। जब आप ब्लेंडर को क्लिक करोगे देन वही आपकी स्प्लैश स्क्रीन दिख जाएगी। उसमें कुछ ना करते हुए हम जनरल को क्लिक करेंगे, देन अपने ब्लेंडर के इंटरफेस पर आ जाएंगे। ओके, चलो। ओके, जनरल को हमने क्लिक किया। हमने पिछले वीडियोस में हमने टी पैनल के बारे में डिस्कस किया, हमने एन पैनल के बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़, 3D व्यूपोर्ट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने समझा। आगे हम डिस्कस करने से पहले एक चीज़, दो मिनट बस वेट करना, शायद मेरा कीप्रेस एड ऑन काम नहीं कर रहा। ओके, सो लेट मी डेट फिक्स, मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ। ओके, चलो। ओके, हाँ, चलो, अब ये चल रहा है बहुत अच्छे से। ओके, हाँ, अब हम आज के इस वीडियो में आज भी हम 3D व्यूपोर्ट की बात करने वाले हैं और भी इसमें कई सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट बात, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ब्लेंडर में अगर आपको किसी भी चीज़ को जूम इन और जूम आउट करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल अप एंड डाउन की मदद से करेंगे। ओके, जब स्क्रॉल आप अप करते हो तो आप क्या करते हो, जूम इन पे चले जाते हो। जब आप डाउन करते हो तो जूम आउट हो जाती है। ओके, बात इतनी समझ में आ गई। अब इसमें एक और आपको प्रॉब्लम आ सकती है जो कि मैंने अपने टाइम पर फेस किया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बड़े सीन्स पर काम करते हो तो इसे आप जूम इन करते हो तो इतनी के बाद क्या होती है कि फिर वो जूम इन नहीं हो पाती है। ओके, ये आपको कभी कभी प्रॉब्लम आएगी। ओके, ये मैंने अपने टाइम पे देखा था तो मैंने सोचा चलो इसकी भी सॉल्यूशन को मैं बता देता हूँ। ओके, जब ये आप करोगे तो इतना के बाद ये जूम ही नहीं होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि अपने कर्सर को एडिट पर लेके जाएंगे, देन लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा, देन प्रेफरेंस पर क्लिक करूंगा, देन उसके बाद नेविगेशन पर जाऊंगा, नेविगेशन है ना, नेविगेशन पे जाऊंगा, देन डेप्थ को एनेबल कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो जूम इन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो इतने पर आकर के वो रुक जा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो, बात इतनी समझ में आ गई है। देन उसके बाद आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी सीखा कि हम ऐड के क्लिक करके हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट, अपने मैश को, अपने कैमरा को, अपने लाइट को, स्पीकर और काफ़ी सारी चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इन डिटेल मॉडलिंग के लेक्चर में पढ़ पा रहे होंगे। ओके, चलो, उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं बेसिकली ये व्यू है। ओके, व्यू जब आप क्लिक करते हो तो वही आपको नेविगेशन वगैरह आपको पता चल जाती है। ओके, ये सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस कर रहे होंगे। जब हम मॉडलिंग कर रहे होंगे तो उसमें ऑर्थोग्राफिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, कैसे आप नंपैड 7 करोगे तो आप टॉप ऑर्थोग्राफिक में आ जाओगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस है, आप देख करके इसको कर सकते हो। ओके, जैसे साइड बार, कल हमने एन पैनल पढ़ा था, उसको आप इधर से भी एनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके, तो वही सारी चीज़ें हैं। टी पैनल जो आपने पढ़ा था उसको इधर से भी कर सकते हो। तो ठीक है,
तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के मदद से मैं आपको अभी बता रहा हूँ या फिर आगे बताऊँगा, वही सारी चीज़ें इधर प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कैमरा का टॉप व्यू कैसे हम लाते हैं, ठीक है, नंबर 7 से बॉटम व्यू कैसे लाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम अपने आगे की वीडियोस में देख रहे होंगे। तो ये ऑटोमेटिकली वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, मेनली हम अपने ब्लेंडर में शॉर्टकट कीज़ की मदद से चीज़ों को कर रहे होंगे अपने काम को फास्ट बनाने के लिए। ओके, देन उसके बाद सेलेक्ट में क्या है, तो सेलेक्ट की चीज़ें भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, देन ऐड हमने सीख लिया था। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वही ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हैं। अगर आपको मूव करना है तो आप जी प्रेस करते हो, तो आप क्या करते हो, जी प्रेस करने के बाद आप फ्रीली अपने 3D व्यू पोर्ट पे मूव करते हो। देन अगर रोटेशन आपको करना है तो आर की प्रेस करते हो, देन आप फ्रीली अपने 3D व्यू पोर्ट पर मूव करते हो। देन उसके बाद अगर आपको स्केलिंग करनी है तो आप एस क्लिक करते हो और आप स्केल 3D व्यू पोर्ट पर कर रहे होते हो। अगर यही चीज़ आपको अगर एक्सिस में करनी है, अगर स्केल मुझे किसी एक एक्सिस पर करनी है तो मैं एस को क्लिक करूंगा और जिस एक्सिस पर मुझे स्केलिंग करनी है देन उसको प्रेस कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि ग्रीन वाली लाइन या फिर वाई एक्सिस पर मैं स्केल करूं तो वाई को मैं क्लिक कर दूंगा तो यह वाई पर स्केल हो रही होगी। अगर मुझे इतनी स्केलिंग को कंफर्म करनी है तो मैं माउस के लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करूंगा। अदरवाइज अगर कंफर्म नहीं करनी है तो मैं राइट वाले बटन को क्लिक करूंगा। मुझे यहां पर कंफर्म करनी है तो मैं लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करूंगा। तो यहां पर ये इतनी स्केलिंग कंफर्म हो गई है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा। जब हम मॉडलिंग कर रहे होंगे तो जितनी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे ना तो वो इसमें की सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आने लगेगी। ओके, वहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं कंट्रोल जे से ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगा। वही सारी चीज़ें देखो यहाँ पर है। देन उसके बाद अगर आपको डुप्लीकेट करनी है तो मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ। ओके, शिफ्ट डी से क्या होता है कि डुप्लीकेट हो जाता है। ओके, ये डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप काम को करते हैं। देन उसके बाद अगर आपको लिंक करनी है तो वो भी सारी चीज़ों को हम कर रहे होंगे। मतलब ये है कि अपनी मॉडलिंग में, अपनी टेक्सचरिंग में जितनी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें, ये इसकी सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी। ओके, इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं जो हम आगे कवर करेंगे। ओके, चलो, आई थिंक इतनी बात तो हमने क्लियर कर ली है। और हमें क्या पढ़ाना है, और हम एड ऑन्स के बारे में पढ़ते हैं। एड ऑन्स क्या होती है, तो अपने काम को फास्टर बनाने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए कुछ एक्सटेंशन होती है, उसे ही हमें एड ऑन कहते हैं। जिस तरीके से आपको फ़ोन पर कुछ काम करना है तो आप एक्स्ट्रा ऐप को डाउनलोड करना है, आप यही करते हो ना, कि आपको मान लो किसी काम को फास्ट करना हो, ओके, आपको पीडीएफ को मर्ज करना है, आपको किसी चीज़ को अगर वर्ड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, क्या अलग से प्ले स्टोर पर जा करके कुछ ऐप्स को डाउनलोड करते हो। आपको अगर बैकग्राउंड फ़ोटो की रिमूव करनी है तो आप रिमूव बैकग्राउंड का वैसा कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो। तो वो क्या है, बेसिकली उसे भी हम एड ऑन कहते हैं। ओके, तो वो हमें काम को क्या करता है, फास्ट बना देता है, हमारे काम को ईजी कर देता है। ठीक उसी तरीके से ब्लेंडर को अपने ब्लेंडर में अपने काम को फास्ट बनाने के लिए हम एड ऑन का यूज़ करते हैं। ओके, तो एड ऑन हम कैसे यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को एडिट पर लेके जाते हैं, देन प्रेफरेंसेस पे लेके जाते हैं, देन उसके बाद एड ऑन का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, पहले क्या होता था कि आप जब बहुत प्रीवियस वर्जन, मतलब 2 पॉइंट वाले वर्जन को जब आप यूज़ करोगे तो ऐड ऑन में ही हर कुछ आपको मिल जाता था। आप इधर से क्या करते थे कि जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती थी, जैसे रिगीफाई हो गया है ना, तो इसको आप इधर सर्च करते थे, देन उसके बाद आप क्या करते थे, इसको एनेबल कर देते थे। ओके, बट अब ब्लेंडर ने क्या कर दिया है कि एक्सटेंशन को, जो भी आप एड ऑन को यूज़ कर रहे होगे, वो उसको सर्वर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एड ऑन को यूज़ कर सकते हो। अब इस फाइल में, इस ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर लिमिटेड एड ऑन होती है। ओके, बट आप जब सर्वर से डाउनलोड करते हो तो बहुत सारे सर्वर पे एड ऑन प्रेजेंट होते हैं, आप उसकी मदद से आप वो कर लेते हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सर्वर से जब मुझे करना है, देखो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एड ऑन होते हैं। ओके, अगर आपको सर्वर से, अगर आपको मान लो डॉली कैमरा करना, ओके, तो गेट एक्सटेंशन पे जाते हो, देन उसके बाद कैमरा पे आपके लिए सिलेक्ट करते हो। ओके, कैमरा पे तो ऐड कैमरा रिग, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है इसीलिए इंस्टॉल दिखा रहा है, मैं आपको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने कैमरा पे सेलेक्ट किया, देन उसके बाद इधर
कैमरा रिग आ जाएगा, ऐड कैमरा रिग। इंस्टॉल मैंने कर दिया, तो जब इंस्टॉल मैंने कर दिया उसके बाद मैं मिनिमाइज़ करूंगा या फिर कट कर दूंगा, तो आप देखोगे मैं क्यू बटन को प्रेस करता हूँ, ऐड पर जाता हूँ, देन कैमरा के सेक्शन में मुझे ये डॉली कैमरा दिख जाता है। अगर मैंने उस चीज़ को इंस्टॉल नहीं किया होता तो ये कैमरा मुझे नहीं दिख रहा होता। अच्छा, डॉली कैमरा क्या है? तो बेसिकली जो फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से बहुत हेवी कैमराज होती है उसमें डॉली कैमरा भी होती है, बहुत बहुत अच्छा होता है, ओके, और बहुत महंगा भी होता है। तो ठीक आम जिंदगी के तरह यहाँ पर भी एक डॉली कैमरा है, ओके, जिसकी मदद से आप अपने एनिमेशन को बहुत अच्छे से कर पा रहे होगे। डॉली कैमरा की मदद से हम क्या करते हैं, बेसिकली कैमरा क्या करता है, फ़ोटोज़ को खींचने का काम करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस मल्टीपल फ़ोटोज़ को रेंडरिंग के मदद से मर्ज कर देते हैं और वही हमारी वीडियोस बन के आ जाती है, ओके। चलो, तो हमने अभी क्या सीखा कि हम ऐड ऑन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हम एडिट में जाते हैं, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाते हैं, उसके बाद ऐड ऑन में आप देख लेना अगर वो चीज़ आपको जो ऐड ऑन चाहिए वो प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप गेट एक्सटेंशन में जाओगे, देन उसको सर्च करोगे और उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर लेना, फिर उसे आप कट कर दोगे, ओके। चलो, बात इतनी भी समझ में आ गई है। अच्छा, एक बग मेरे टाइम पे क्या आई थी कि मेरा सिस्टम का क्या था ना, डेट और टाइम मेंशन नहीं था, ओके, सही नहीं था, गलत था। तो मैंने ब्लेंडर को इंस्टॉल किया, देन उसके बाद मैं गेट एक्सटेंशन पे जा कर के कुछ ऐड ऑन इंस्टॉल कर रहा था। अब मैंने जब देखा कि वहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ तो रिपोजिटरी एरर दिखा रहा था, ओके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों ऐसे। मैंने क्या कराया था कि अपने विंडो को डाउनग्रेड कराया था, ओके। विंडो मतलब 11 थी, बट उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो विंडो 10 पे मैं स्विच हो गया, ओके, वो स्टेबल वर्जन थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब रिपोजिटरी एरर आ रहा है। मैंने बहुत इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके देखा, वो चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा डेट और टाइम सही नहीं है, ओके। देन उसके बाद मैंने फिर से विंडो 11 पे अपडेट कर दिया कि शायद ठीक हो जाए, विंडो 10 में कुछ प्रॉब्लम बग होगी, ओके। देन फिर भी नहीं हुआ। देन लास्ट में मुझे ध्यान आया कि मैं एक बार डेट टाइम को सही करता हूँ, देन उसके बाद ये सर्वर से कनेक्ट हो गया, ओके। जब डेट और टाइम आपकी सही नहीं होती है ना, तो इसको लगता है कि शायद ये कोई हैकर वगैरह है, कोई मतलब बिल्कुल जो सर्वर से ये आपको कब कनेक्ट करेगा, जब इसको लगेगा कि आप बिल्कुल वैल्यूएबल पर्सन हो, लेकिन इसे थोड़ा सा भी अगर लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है तो इस सर्वर पे आपको कनेक्ट नहीं करेगा और रिपोजिटरी एरर दिखाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आपके भी अगर लैपटॉप में या फिर सिस्टम में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो डेट और टाइम को चेक कर लेना। मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम आई थी, 2 दिन मुझे लग गए थे, ठीक ही नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। बट जब मैंने सब कुछ करके देख लिया, देन आई नोटिस कि वहाँ पे जो डेट और टाइम गलत था, ओके। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो मैं देख लेता हूँ फिर मुझे आगे क्या पढ़ाना है, ओके। एड ऑन हमने पढ़ लिया कि जैसे नोट रेंगुलर एड ऑन होती है, इसको हम क्या करते हैं कि जो नोट्स होते हैं शेडर एडिटर में उसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली टेक्सचरिंग का पार्ट है। रिगीफाई, ठीक है ना। रिगीफाई क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, तो कैरेक्टर में क्या होता है, हाथ होता है, पैर होता है, मुंह होता है, तो उसके जो आप अलग से जो आप बोन ऐड करते हो, बेसिकली जब आप कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन करते हो कि एक इंसान का आपने कैरेक्टर डिज़ाइन किया, अब वो कैरेक्टर है बस, ठीक है, उसका आपने मॉडलिंग कर दिया, उसकी आपने डिज़ाइन बना दी, बट वो हाथ पैर नहीं हिलाएगा, ओके। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने कठपुतली देखा है ना, हम जिस तरीके से अपने रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो वो कठपुतली नाच रहा होता है, तो ठीक उसी तरीके से ब्लेंडर के अंदर जो बोन्स होती है वो कठपुतली की तरह ही होती है। मतलब बोन आप जब कैरेक्टर के अंदर में ऐड करते हो और उसी को जब आप ऊपर नीचे करते हो तो वो आपके कैरेक्टर बिल्कुल पोजीशन अपने चेंज कर रहा होता है, ओके। जैसे अगर आपको हाथ हिलवाना है तो आप उसमें बोन को ऐड कर दो, फिर बोन को आप ऊपर नीचे करके एनिमेट कर दो तो वो हाथ हिल रहा होगा, ओके। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब मान लो आपके पास एक सिंगल बोन है, अब आप उसको क्या करोगे, एक्सट्रूड कर करके आप पूरे बॉडी पर लगाओगे, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर जैसे हमारे ह्यूमन में बहुत सारी बोन्स है ना, हर इंसान में बोन होती है, तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी कैरेक्टर पर हमें बोन लगाना पड़ता है ताकि बोन की मदद से हम उसे एनिमेट करा सके, ओके। आप देखते होगे कि कोई कैरेक्टर बिल्कुल एकदम गुस्से में है, हाथ हिला रहा है, डांस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बोन की मदद से होती है, ओके।
तो वहाँ पे क्या करना होता है कि पूरा मतलब अगर गर्दन है, हाथ है, पैर है, तो बिल्कुल बोन वहाँ पे सेट करना होता है। ओके, जैसे इंसान की हाथ होती है ना, अब जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक एक बोन, देन उसके बाद सेकंड बोन यहाँ तक होती है, फिर इधर के बाद 5 बोन होती है। ओके ओके, 5 में डिवाइडेड हो जाता है, फिर इसमें 3 हड्डी है छोटी छोटी, इसमें भी 3 हड्डी है छोटी छोटी, इसमें भी 3 हड्डी है। तो वैसे ही बोन 3-3 पार्ट्स में ऐसे रखते हैं, मतलब बिल्कुल जो इंसान के अंदर जैसे बोन होती है वैसी हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत हमें मेहनत लगती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, रिगिफाई ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये मुझे क्या करता है कि एक कैरेक्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, हाथ होता है, पैर होता है, तो ये मुझे बोन बिल्कुल रेडी वाला बना करके दे देता है। देन अपने हिसाब से हम उसे उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब ये मसल है, मसल के अंदर आपने बोन को घुसा दिया। अब किसी की ये हाथ छोटी है, ओके, तो बोन को आपने छोटा कर दिया स्केलिंग करके। ओके, तो इस तरीके से काम होता है। अब ये आप जो किसी भी कैरेक्टर का पूरा आप कैरेक्टर की तरह जो बोन बनाने वाले थे, बिल्कुल पूरे बॉडी में बोन लगाने वाले थे, तो वो आपका टाइम बच गया। पहले से बना बनाया था, बस उसमें एडजस्टमेंट करना है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आएगा तो इसके लिए भी हमने डेडिकेटेड लेक्चर रखा, डेडिकेटेड मॉड्यूल रखा है, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। ओके, इसे बेसिकली रिगिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम एड ऑन के बारे में समझेंगे। ठीक है, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने फाइल को, एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कोई बाहर की फाइल है। ओके, कोई ऐसी फाइल है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में या फिर दूसरे सिस्टम में बनी है, अगर उसको आप अपने सिस्टम में लाना चाहते हो तो आप इंपोर्ट कर देते हो। अगर इस सिस्टम पर आपने काम करके कुछ बनाया है, देन उस दूसरे सिस्टम में लगाना है तो आप एक्सपोर्ट कर देते हो। ओके, चलो, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, इसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं। ब्लेंडर में अगर आपको किसी भी फाइल को सेव करनी है, ओके, अब यहाँ पर मुझे मैंने ये बनाया, ओके, मुझे सेव करनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को फाइल पर लेके जाते हैं, देन सेव को प्रेस करते हैं। सेव को प्रेस कर देते हैं तो ये मुझसे लोकेशन मांगेगा, तो मैं इधर लोकेशन डेस्कटॉप कर देता हूँ। ओके, देन उसके बाद मैं कर देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, FIRSTPRO प्रोजेक्ट डॉट ब्लेंड। ओके, अच्छा, ये जो ब्लेंड फाइल है BLEND डॉट ब्लेंड मैंने क्यों लगाया, तो जिस तरीके से इमेज की जो एक्सटेंशन होती है .jpg, .png, .svg, ठीक उसी तरीके से अगर म्यूज़िक की बात करूं तो MP4, MP3 ये जो एक्सटेंशन होती है, ठीक उसी तरीके से ब्लेंडर के फाइल की भी एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम डॉट ब्लेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो, बात इतनी समझ में आ गई। तो ये डॉट ब्लेंड हमें कुछ भी आप नाम लिखो, डॉट ब्लेंड एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी लगाते हो ना, सेव करोगे तो वो ऑटोमेटिक लगा देता। ओके, मैं सेव कर देता हूँ। ओके, अब देखो ये मुझे आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखो, फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट आपने ब्लेंड किया तो ये खुद ब्लेंडर का फाइल बन गया। ओके, चलो, देन उसके बाद अगर मुझे नई प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है ना, मतलब आप फिर से चाहते हो कि जैसे बिल्कुल नया इंटरफेस खुल जाए, तो आप कट करके दोबारा चालू करोगे तब भी हो जाएगा, या फिर आप फाइल में जाते हो, न्यू में जाते हो, जनरल पर क्लिक करते हो, हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे आ गए। ओके, देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ फाइल ओपन करनी है जो आपको मैंने प्रोवाइड कराई है, ओके, तो आप कर सकते हो। आप कैसे करते हो, फाइल में जाते हो, ओपन पे क्लिक करते हो, और फिर उसके बाद मान लो प्रीवियस कोई अगर प्रोजेक्ट है तो आप उसे खोल सकते हो। ओके, जैसे मान लो मैं हाउस बिल्डिंग ये मैं खोल लेता हूँ। ओके, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाई है, ओके, तो ये आप देख रहे होगे कि ये मेरी प्रोजेक्ट खुल गई है। ओके, तो ये मैं आपको जब प्रोजेक्ट दूंगा तो आप इसे खोल करके देख सकते हो, और इसी को देख करके आप अपना मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये आपको दिख गया। ओके, ठीक है, और इधर देखो यहाँ पे आपको इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है। न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन करने के लिए Ctrl+O। ओके, उसके बाद एक और अच्छी चीज़ आपको समझाता हूँ। ओके, एक और चीज़ मुझे याद आ गई है। इसको कैसे, इसको फिर से चलो वापस से न्यू वाले पे क्लिक कर देते हो। वापस से एक नए इंटरफेस पे हम आ गए। ओके, देन इसके बाद अगर बाय द वे आप काम कर रहे होते, लेकिन कई बार क्या होता है ना, ब्लेंडर में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये क्रैश हो जाता है। ठीक है, बहुत जब हेवी सिंक करोगे ना तो कभी कभी ये ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है, या फिर आप गलती से खुद ही कट कर देते हो। ओके, ठीक है, तो अब आपने कट कर दिया, आपने बहुत मेहनत से आपने डिज़ाइनिंग कुछ की होगी। ओके, तो उस चीज़ को ब्लेंडर क्या करता है, रिकवर
कर देता है। ओके, लास्ट वाले जो सेशन है उसको वो रिकवर कर देता है। तो आप रिकवर में जाओगे तो आप लास्ट सेशन पे जब आप करोगे, लास्ट सेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपसे सेव करना या फिर नहीं करना। मतलब बेसिकली ये इस चीज़ की पूछ रहा है। ओके, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसको सेव करना या फिर नहीं करना। मुझे इसको सेव नहीं करना तो डोंट सेव करके करेंगे। तो ये मेरे पुराने वाले जो हमने फर्स्ट बार जब ब्लेंडर खोली थी तो ये वाली चीज़ को इसने ओपन कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जो मैंने घर को ओपन किया था, ओके, जो मैंने बिल्डिंग ओपन की थी वो मुझे चाहिए वापस से। ठीक है, तो वो वापस से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑटो सेव पर जाऊँगा। तो ऑटो सेव में बेसिकली आपको यहाँ पर दिख जाती है। ओके, देखता हूँ मतलब वो है कि नहीं है, पता नहीं क्यों इसने सेव नहीं किया है। लेकिन जब भी आप उसमें कुछ भी काम करोगे ना तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। लास्ट सेशन में बिल्कुल इसके पीछे वाला ये ला करके दे देगा। और रिकवर के अंदर आप देख सकते हो 2 3 4 फाइल होगी। आप जितने टाइम उससे टाइम देख करके आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 1 बजे अगर मेरा क्रैश हो गया है तो 12 बजे की समथिंग रहेगा तो क्या रहेगा, उसके पीछे वाला जस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको मिलती है। मुझे पता है कि चीज़ें आपको थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रही होगी, जब हम काम इस पर करेंगे ना तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, देन देख लेते हैं सेव का सिस्टम में। सेव 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 वो खुद कर लेता है। ओके, इधर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। ओके, आप सिस्टम पर आप क्या करोगे, आप एडिट पर जाना, प्रेफरेंसेस पे जाना, फिर उसके बाद सिस्टम पर आपने मैंने आपको बताया था कि जब GTX सीरीज़ की अगर आपकी ग्राफिक कार्ड है तो आप CUDA को सिलेक्ट कर लेना। देन ऑप्टिक्स की है, अगर आपकी RTX है तो आप ऑप्टिक्स को सिलेक्ट कर लेना। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई है। ओके, देन उसके बाद और मुझे क्या पढ़ाना था, चलो हम ऑर्थोग्राफिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू की बात करने से पहले और कुछ सारी चीज़ों को देख लेते हैं। मतलब इस फाइल के अंदर और सारी क्या क्या चीज़ है। हमने ये देख लिया कि नई फाइल को अगर ओपन करनी है तो न्यू पे हम क्लिक करते हैं, देन जनरल पे करते हैं तो हो जाता है। अगर कोई फाइल आपको पहले से किसी ने दे रखी है तो आप ओपन करके इसमें ला सकते हो। रिकवर इससे कर सकते हो अगर आपकी क्रैश हो चुकी है तो लास्ट सेशन को, या ऑटो सेव में जा करके कई सारी आपको फाइल प्रीवियस रहेगी तो उसको आप सेलेक्ट करके आप उसे वापस से उस पुराने वाले सेशन पे आप आ सकते हो। ओके, सेव करनी है तो Ctrl+S से आप कर सकते हो या फिर इधर जाके भी कर सकते हो। सेव एज, अगर आप इसी फाइल को अगर आप चाहते हो कि मैं डेस्कटॉप पर ना करके डाउनलोड पर सेव करूं तो यहाँ पर आप इसका नेमिंग कर दोगे, देन उसे सेव एज कर दोगे। ओके, देन और सारी क्या चीज़ है। देन उसके बाद हम लिंक कैसे करते हैं। ओके, लिंक मतलब क्या होता है कि पुरानी जो फाइल है या फिर किसी दूसरे सिस्टम की फ़ाइल हो, अगर मुझे इस सिस्टम पर उसे लाना है तो बेसिकली हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं, अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। ओके, इंपोर्ट कैसे करते हो, बाहर की फ़ाइल है, दूसरे सिस्टम की फ़ाइल है FBX फॉर्मेट में या फिर OBJ फॉर्मेट में। ओके, तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप इसमें ला रहे होगे। एक्सपोर्ट कैसे करना आपने यहाँ पर बना दिया। ओके, प्रोजेक्ट आपने बना दिया, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। किस फाइल में आपको करनी है ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, FBX में, GLB GLTF में, ये भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद ये एक्सटर्नल डेटा क्या है। एक्सटर्नल डेटा आपको मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। ओके, आपने एक रूम बनाया। ओके, रूम में आपने क्या किया कि बहुत सारी आपने टेक्सचर दे दिया, जैसे वॉल का जो टेक्सचर होता है, अलग अलग जो टेक्सचर होती है वो आपने बाहर से कहीं से आपने डाउनलोड किया, आपको कोई टेक्सचर अच्छा लगा, देन उसके बाद आपने उस अपने कमरे के वाल में उसे लगा दिया। और जो फ्रेम थी तो फ्रेम में भी आपने क्या किया कि बाहर से कुछ फ़ोटो को डाउनलोड किया, देन उसके बाद इसमें आपने लगा दिया क्योंकि वो आपको अच्छी लग रही थी। लेकिन होता क्या है कि आप जब क्या करोगे कि वो फ़ोटोज़ जब आपका बिल्कुल प्रोजेक्ट बन के तैयार आ जाएगा तो वो टेक्सचर, वो इमेज का तो आपको कोई काम है नहीं, आपका जो काम था वो आपने कर दिया, तो आप उसे क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। तो जब डिलीट कर दोगे तो वो क्या होता है कि इस ब्लेंडर फाइल से भी डिलीट हो जाती है। मतलब आपने फ्रेम के अंदर अपनी फ़ोटो लगाई, लेकिन बाद में आप जब कंप्यूटर से उस फोटो को डिलीट करोगे तो ये ब्लेंडर से भी उस फ्रेम में वो फ़ोटो हट जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर की फ़ाइल जो लाया हूँ उसको मैं बाद में डिलीट भी कर दूँ,
लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजेस ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल डेटा पे जाते हैं, ऑटोमेटिकली पैक कर लेते हैं। ओके, पैक करने से क्या होता है कि ब्लेंडर क्या करता है कि जो जो बाहर से जो सोर्सेज इसमें यूज़ की गई है इस प्रोजेक्ट में, उसको वो सेव कर लेता है। फिर उसके बाद बाहर की आप फाइल डिलीट भी कर दो, देन अपने प्रोजेक्ट को खोलोगे तो वो आपको एज इट इज़ वैसे ही दिखेगा। ओके, कोई भी सारी चीज़ें डिलीट हुई नहीं दिखेगी। जैसे लाइटिंग के लिए हम HDRI यूज़ करते हैं, अब आप इसको मान लो नहीं करते। ओके, ऑटोमेटिकली पैक रिसोर्स को अगर आप चेक नहीं करते हो तो कल को आपने HDRI, आपका सिस्टम फुल हो गया, आपने डिलीट कर दिया। ओके, तो वो क्या होगा, आपकी प्रोजेक्ट से भी वो चीज़ हट जाएगा। ओके, तो ये कर दोगे तो ब्लेंडर उसे अपने अंदर डाउनलोड कर लेगा। देन उसके बाद आप उस फाइल को किसी को भी देते हो तो वो HDRI, वो फोटोज़ बिल्कुल आपको सेम दिखेगी, बराबर दिखेगी। ओके, नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके सिस्टम में वो HDRI डाउनलोडेड है, फोटो डाउनलोडेड है, तो आपको तो दिख जाएगा, बट आप दूसरे को दोगे तो उसके सिस्टम में वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं, वो तो प्रोजेक्ट आपकी खोलेगा, देखेगा ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, आई थिंक थोड़ा सा आपको अगर कम्प्लेक्स लगे, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, कम्प्लेक्स लग रहा, बस आपका काम होता है सुनना और देख के प्रैक्टिस करना। जो जो मैं चीज़ को बताऊँ उसको आप करके देखना। ओके, तो चीज़ें समझ में आएगी। ओके, मैंने हर चीज़ के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ओके, मैं हर चीज़ को बार बार रिवाइज इसलिए करता हूँ, एक ही बार बार बोलता हूँ ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, देन उसके बाद ये भी हमने देखा, उसके बाद डिफ़ॉल्ट वगैरह क्या है, इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। अगर मुझे ब्लेंडर को बंद करना, क्वाइट करना है, तो आप कंट्रोल क्यों कर देते हो, तो ये आपसे पूछेगा सेव करना या फिर नहीं करना। नहीं करना है तो ऐसे कर दो, देन बंद हो जाएगा। ओके, चलो ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। तो चलो फिर से इसको ओपन करते हैं और सारी चीज़ें को सीखते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या यहाँ पर सीखा, हमने इस 3D व्यू पोर्ट के बारे में जाना कि कैसे आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है कि इसमें इस फ्लोर के अंदर घूमना है तो आप क्या कर सकते हो, एल्ट को क्लिक करते हो, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हो, उसके बाद देन ऐसे करते हो तो आप इसके हर पोजीशन को आप देख सकते हो उसे मूव करके। ओके, देन उसके बाद अगर आपको देखना है कि इस फ्लोर पे क्या है, ओके, तो आपको जब फ्लोर की आगे वाली चीज़ें देखनी है, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लोर है, तो आप क्या करते हो, एल्ट को क्लिक करते हो, शिफ्ट को क्लिक करते हो, ब्लेंडर के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हो। देन उसके बाद अपने माउस को जब आप मूव करोगे तो हम आगे की चीज़ों को देख रहे होंगे कि आगे फ्लोर पर क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, तो इधर कैमरा है, इधर लाइट है। ओके, ये भी चीज़ हमने देखा। देन उसके बाद इन प्रॉपर्टीज़ को देखा, टी पैनल, और ये फाइल की चीज़ों को देखा। एडिट में जो जो आपकी काम की चीज़ें थी वो अभी आपने सीख लिया, आगे की चीज़ हम आगे देख रहे होंगे। देन उसके बाद ये भी हमने सीखा कि व्यूज़ में या फिर सिलेक्शन में या फिर ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें हमें दिख रही है उन चीज़ों को हम जैसे जैसे मॉडलिंग करेंगे वो सारी चीज़ें सीख लेंगे। उसके बाद जब आप ये खोलोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि मिरर क्या है, स्नैप क्या होता है, ज्वाइनिंग क्या होता है, लिंक्ड क्या होता है, वो चीज़ आपको समझ में आने लगी है। ओके, ऐड करना आपने सीख लिया। देन उसके बाद हमें एक चीज़ और सीखनी है। ओके, अब हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या सीखनी है कि ब्लेंडर में अगर आपको ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D शेप में देखना होता हो तो हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते हैं, और हमें अगर 3D में देखना हो तो हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ओके, अभी भी समझ में नहीं आई है तो बेसिकली अगर मुझे फ्रंट ऑर्थोग्राफिक देखना चाहूँ, अगर मैं इस शेप का अगर फ्रंट व्यू, फ्रंट से मैं देखता हूँ कि बिल्कुल फ्रंट पर मैं जब रहता हूँ तो ये मुझे कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम नमपैड 1 को क्लिक करते हैं। ओके, नमपैड 1 को जब मैंने क्लिक किया तो हम फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आ गए। ऑर्थोग्राफिक मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 2D शेप में देखना, और पर्सपेक्टिव मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में देखना। ओके, तो फ्रंट से जब बिल्कुल आप समानांतर देखोगे तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा। ओके, चलो ये इधर का दिख गया। अब आप चाहते हो कि मैं पीछे वाला देखता हूं। ओके, मैं इस साइड वाले को अगर मैं देखना चाहूं तो कैसे मैं देखूंगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि फ्रंट हो गया, लेकिन जब आपको उसका अपोजिट देखना हो ना तो आप कंट्रोल करके 1 कर देना। ओके, तो ये आपको उसका अपोजिट वाला दिख गया। ओके, समझ में आया? नहीं आया ना? चलो मैं क्या करता हूं कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें डाल देता हूं। ओके, जिससे आपको समझ में आएगी कि हम बिल्कुल फ्रंट में और बैक में गए हैं। ओके, मैं इधर सिलेंडर लगा देता हूँ। ओके,
अभी बस आप देखना, ठीक है। अभी ये चीज़ मत समझना ये मैं कैसे कर रहा हूँ, बस इतना देखते रहना। ओके, ओके, मैं अलग अलग सैम्बल्स डाल देता हूँ, ओके, ताकि आपको पता चले कि बिल्कुल हम अलग जगह काम कर रहे हैं, अलग जगह हमने देख रखा। ओके, पेशेंस रखना, हर चीज़ समझा दूंगा। ओके, देन इस जगह मैं क्या करता हूँ, इस जगह क्या ऐड कर दूँ, चलो मंकी ऐड कर देता हूँ। ओके, ताकि क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि बिल्कुल हम इसके अपोजिट आ गए हैं या फिर फ्रंट से देख रहे हैं, आपको वो चीज़ से समझ में आएगी। ठीक है, हम वही कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, एक्सिस में कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल यूनिफॉर्म में हो जाए। ओके, चलो अब देखो ये ठीक है, अब देखो ये क्यूब है, इस साइड कोन है, इस साइड एक स्फीयर है, इस साइड एक सिलेंडर। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि इस शेप को अगर मैं 2D से देखूं और फ्रंट से देखूं, ओके, अगर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल फ्रंट से मैं समानांतर देखूं तो ये मुझे कैसा दिखेगा, तो मैं 1 को क्लिक करूंगा तो आप ऑर्थोग्राफिक के फ्रंट व्यू पर आ जाते हो। ओके, तो देखो इधर कोन लगा हुआ तो फ्रंट पे आ गए। अब आप चाहते हो मैं इसके अपोजिट साइड देखता हूँ, ठीक है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट क्या चीज़ है, तो मैं अपोजिट करने के लिए, मतलब आगे वाला तो फ्रंट हो गया, पीछे वाला अगर बैक का देखना है, बैक ऑर्थोग्राफिक का, तो मैं कंट्रोल 1 को प्रेस करता हूँ तो ये मैं बैक ऑर्थोग्राफिक पे आ गया। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस साइड का देखना चाहता हूँ तो साइड ऑर्थोग्राफिक के लिए मैं 3 को क्लिक करता हूँ तो आपको ये साइड का दिख जाता है। ओके, देन इसके अपोजिट देखना है, ठीक है, तो हम कंट्रोल 3 करेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट में आ जाते हैं। ओके, ठीक है, ये साइड का देखो, इस साइड और इसका अपोजिट ये हो गया। देन उसके बाद अगर मैं टॉप से देखना चाहता हूँ, ओके, तो मैं टॉप से देखने के लिए, टॉप ऑर्थोग्राफिक के लिए मैं 7 को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या हो गया, टॉप ऑर्थोग्राफिक दिख गया। देन मैं सोचता हूँ कि ये तो टॉप का है, लेकिन अगर मुझे नीचे का देखना है, नीचे का देखना है तो मैं कंट्रोल 7 करूँगा तो मैं बॉटम का देख लूँगा। ओके, तो ये मुझे बॉटम की दिख गई है, ये टॉप थी, ये बॉटम की दिख गई है। ओके, चलो समझ में आ गया। तो ऑर्थोग्राफिक का मतलब होता है ब्लेंडर में किसी भी शेप को, किसी भी मॉडल को 2D शेप में जब मुझे देखना होता है तो मैं ऑर्थोग्राफिक के लिए यूज़ करता हूँ। ओके, तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक के लिए नंपैड 1 को सेलेक्ट करते हैं, टॉप ऑर्थोग्राफिक के लिए नंपैड 7 को क्लिक करते हैं और साइड ऑर्थोग्राफिक को देखने के लिए हम नंपैड 3 को क्लिक करते हैं। ओके, देन उसके बाद अगर मुझे उसकी अपोजिट देखनी हो, मतलब अगर टॉप का मुझे बॉटम अगर देखना हो तो मैं कंट्रोल नंपैड 7 करूंगा, अगर साइड का मुझे अपोजिट देखना हो, ठीक है, तो मैं कंट्रोल 3 को क्लिक करूंगा। देन अगर फ्रंट व्यू मैंने देख लिया नंपैड 1 दबा करके, अगर उसका अपोजिट मुझे देखना हो तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल +1 करूंगा तो मैं बिल्कुल फ्रंट का बैक अपोजिट देख पा रहा हूँगा। ओके, अभी भी चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई है तो जैसे जैसे आगे आप मॉडलिंग करेंगे इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर से आप समझोगे। ओके, बात इतनी समझ में आ गई। अच्छा, पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है, तो अपने मॉडल को 3D शेप में देखना पर्सपेक्टिव व्यू कहलाता है। ओके, तो इसका भी कोई नंपैड होना चाहिए, तो हाँ मेरे भाई, नंपैड जब आप 5 को क्लिक करते हो तो ये आपको पर्सपेक्टिव व्यू यानी कि 3D व्यू में शो हो रहा होता है। देखो ये 3D में शो हो रहा है ना, हाइट है, विड्थ है और डेप्थ है। ओके, ये आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते हो, ऑर्थोग्राफिक के लिए 3 नंबर होते हैं। फ्रंट में देखने के लिए 1 को क्लिक करते हैं, साइड में देखने के लिए हम 3 को क्लिक करते हैं और बिल्कुल टॉप देखने के लिए और 7 को क्लिक करते हैं। ओके, उसका अपोजिट देखना हो तो उसमें कंट्रोल लगा दो और अगर टॉप का बॉटम देखना है तो कंट्रोल + नंपैड 7 कर दो तो टॉप का बॉटम आपको अपोजिट दिख रहा होगा। ओके, अब आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि अपने फ्रंट ऑर्थोग्राफिक को, अपने टॉप ऑर्थोग्राफिक को और अपने साइड ऑर्थोग्राफिक को मैं एक साथ देखना चाहूँ और जो मेरा 3D व्यू पोर्ट पे दिख रहा है उसको भी मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Q। ओके, जब ये करोगे तो ये आपको टॉप ऑर्थोग्राफिक भी साथ में दिख रहा होगा, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक भी दिख रहा होगा, राइट ऑर्थोग्राफिक भी दिख रहा होगा और उसके बाद जो आपकी सिस्टम में पहले से आपने कर रखा हो, जो आपकी दिख रही हो जो पोजीशन,
वो आपको दिख रही होगी। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं कि जो तीनों ऑर्थोग्राफिक है वो सारी चीज़ें आपको दिख रही होती है। ओके, तो अगर इसको बंद करना है, वापस से अपने बिल्कुल पुराने वाले व्यू पोर्ट में आना है, तो मैं कंट्रोल अल्ट फिर क्यू को मैं प्रेस कर दूंगा, तो वापस से मैं ऐसे था तो ये मुझे दिखने लगी। ओके, चलो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ओके, चलो ठीक है, ये देखो ऐसी ऐसी मुझे दिख रही है। मैं सोचता हूँ कि इसका टॉप भी मुझे एक साथ दिखे, फ्रंट भी मुझे एक साथ दिखे और बैक भी साइड वाला भी एक साथ दिखे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अल्ट प्लस क्यू करूँगा, कंट्रोल अल्ट प्लस क्यू, तो ये मुझे तीनों एक साथ दिखेगी। और ये जो है आपका यूज़र ऑर्थोग्राफिक, मतलब जो पहले से आप देख रहे होते हो। ओके, जो आपका पहले से आपको दिख रहा होता है वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाती है। ओके, मैंने सोचा था कि आज मैं आउटलाइनर पैनल को भी पढ़ाऊंगा, बट मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।